द हॉन्टेड लिफ्ट। इस कहानी की शुरुआत विशाखापत्तनम के नेवी कॉलोनी नवलबाग से होती है, जहां हम रहते थे। हमारी बिल्डिंग का नाम कावेरी था। उस समय एक अफवाह थी कि बिल्डिंग की लिफ्ट में एक महिला की आत्मा का वास है, जिसने 12वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा लिफ्ट में दिखाई देती है। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। मुझे भूतों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, पर फिर भी मुझे रात में लिफ्ट में जाने से डर लगता था। उस रात करीब 9 बजे मैं और मेरा एक दोस्त, जो उसी बिल्डिंग में रहता था, घर लौट रहे थे। हम दोनों लिफ्ट से जाने में डर रहे थे, पर किसी को ये दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए हम लिफ्ट में चुपचाप घुस गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, लेकिन दरवाजा आधा खुलकर बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हमने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर गई और फिर नीचे की मंजिल पर। यह सिलसिला 7-8 बार हुआ और फिर लिफ्ट 14वीं मंजिल पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों बहुत डर गए थे। हमने तेजी से लिफ्ट से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे भाग लिया। जब मैं घर पहुंचा तो परिवार वालों ने पूछा कि मैं हाफ क्यों रहा हूं। मैंने बहाना बना दिया कि मैं दोस्त के साथ दौड़कर आया हूं। उस घटना के बाद मैंने दिन में भी कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे दोस्त वसीम के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। वसीम और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे और हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। जब हम कॉलेज में थे तब वसीम की सगाई एक लड़की रेशमा से हो गई थी। वसीम और रेशमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों रात भर फोन पर बातें करते रहते थे। एक दिन वसीम ने मुझे बताया कि वह रात को रेशमा से बात कर रहा था, जब रेशमा की आवाज अचानक बदल गई और उसने कहा, तू ज्यादा मत बोल, नहीं तुझे वहीं दफन कर दूंगी। वसीम इस बात से चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि वह मजाक कर रही है। उसने भी मजाक में कहा, देखते हैं तू क्या कर सकती है। रेशमा ने कहा, आज रात देख लेना, और फोन रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो उसने रात की घटना बताई। उसने कहा कि रात करीब 2-3 बजे उसकी नींद खुली और उसने देखा कि उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा है। वह आदमी कहने लगा, मैं आ गया हूं, अब देख तेरे साथ क्या होता है, और वसीम का गला दबाने लगा। वसीम ने अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़नी शुरू की और वह आदमी गायब हो गया। वसीम ने अगली रात रेशमा को फोन करके पूछा कि वह उसे ऐसी बातें क्यों कह रही थी, तो रेशमा ने कहा कि उसने तो उससे फोन पर बात ही नहीं की थी। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। वसीम ने मुझे बताया कि रेशमा की तबीयत बहुत खराब है और अगले दिन हम उसके घर गए। जब हम दरवाजा खटखटा रहे थे तो रेशमा ने दरवाजा खोला और किसी मर्द की आवाज में बोली, तू फिर आ गया, अगर तूने अंदर कदम रखा तो यहीं तेरा जनाजा निकलेगा। वसीम हैरान था, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, रेशमा ने दीवार पर टंगी तस्वीर उठाकर उसके सिर पर मार दी। वसीम के सिर से खून बहने लगा और उसके ससुराल वालों ने रेशमा को पकड़ लिया। रेशमा के दादाजी ने बताया कि उस पर जिन्न का साया है, लेकिन वसीम के ससुर ने उन्हें चुप रहने को कहा। हम वसीम को अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी पट्टी करवाई गई। अगले दिन वसीम ने मुझे बताया कि रेशमा की हालत और बिगड़ गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उसे घर ले जाया जाए। घर पहुंचने पर रेशमा ने वसीम से कहा, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए। रेशमा के दादाजी ने सलाह दी कि उसे पास के पीर बाबा के पास ले जाया जाए। बाबा ने कहा कि उस पर एक बुरा जिन्न है और इसका इलाज 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह में हो सकता है। केवल वही व्यक्ति रेशमा के साथ जा सकता था जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी, और वसीम ने यह जिम्मेदारी ली। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा बाइक पर दरगाह के लिए निकले, लेकिन आधे घंटे बाद हमें खबर मिली कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई।
ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।